बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी, हमने पहले लिमिटिंग फैक्टर सीखा और उसके कोई 3 4 5 क्वेश्चन भी किए और उसमें आपने एक दफ़ा दोबारा फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ें सीखने वाली हैं और सीखने वाली चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आप ये कहो कि मैं पहली दफ़ा बताऊँ और समझ लग जाए, तो उसके लिए फिर आपको फिजिकल आना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन स्ट्रक्चर से ही सीखना है, तो फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर चली जाती है। आप लोगों को डेली बेस पर एक कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंटरवल में पढ़ोगे तो मतलब आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो मेक और बाय डिसीजन है जनाब। पहले कि मेक और बाय का मतलब क्या है कि हम खुद बना लें या बना बनाया खरीद लें। पहली बात, जाहिर सी बात है, खुद बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा और बाय से खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि उस भाई साहब ने तो प्रॉफिट भी ऐड करके हमें देना है। तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास शॉर्टेज है, तो जितना हम खुद बना सकते हैं खुद बना लेंगे और बाकी बाहर से आउटसोर्स कर लेंगे। इसे क्या बोलते हैं लफ्ज? आउटसोर्स करना। अपना काम किसी और से करवाना आउटसोर्स कहलाता है। अब पेपर में कई दफा सवाल आया कि आउटसोर्स क्यों करवाते हो या आउटसोर्स के नुकसानात क्या है। एक तो होते हैं ना फाइनेंशियल इफेक्ट। फाइनेंशियल इफेक्ट करते हैं जी, प्रॉफिट इतना कम या इतना ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट इतनी कम या ज्यादा हो जाएगी। इसे बोलते हैं फाइनेंशियली इफेक्ट। एक होता है नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस या नॉन फाइनेंशियल इफेक्ट। वो क्या होते हैं? वो कि ये है कि पेपर में ये कई दफा आया हुआ है कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर या इफेक्ट बताएं। नॉन फाइनेंशियल में क्या है? सबसे पहले कंट्रोल का इशू। हम अपनी चीज खुद नहीं कर रहे, खुद बनाएंगे तो कंट्रोल हमारा होगा, हम अपनी मर्जी से उसमें कमी या ज्यादती कर सकते हैं। जब बाहर से बनवाएंगे तो एक तो हमारी क्वालिटी का इशू हो सकता है कि बाहर वाला हो सकता है लोअर क्वालिटी का दे दे चीज। दूसरा ये है कि डिले इन डिलीवरी हो सकता है, वो डिले कर दे। जब हम अपना काम करेंगे, अगर हमें कोई कहता है भाई मुझे जल्दी चाहिए, तो हम कोशिश करके जल्दी दे सकते हैं। बट अगर हमने किसी और पर डिपेंडेंट है, तो फिर ये एक फैक्टर तो आ सकता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कंसर्न। फ्लेक्सिबिलिटी कंसर्न का मतलब ये है कि अगर हमारे कस्टमर का ऑर्डर कम या ज्यादा हो जाए, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे कस्टमर ने हमें कहा कि भाई मेरा ऑर्डर थोड़ा बढ़ा दो या कम कर दो, तो हम तो कर लेते। अब हम तो खुद आगे से काम करवा रहे हैं, तो हो सकता है वो बंदा माने या ना माने। फिर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट। एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट का मतलब है कि जब हम खुद अपना काम नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे, तो हमारे एम्प्लॉयज को फिर रिडंडेंट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये भी एक गलत बात है, हमारे एम्प्लॉयज कम हो जाएंगे। दूसरा है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि अभी तो चलो ठीक है, हम बना रहे हैं, बनवा लेते हैं। हो सकता है कल को सप्लायर के नखरे हों, फिर हमारे कस्टमर खराब हो जाएंगे। फिर ये भी हो सकता है जो हम आउटसोर्स का काम करवा के दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, कभी क्लाइंट डायरेक्ट ही हमारे उस आउटसोर्स वाले बंदे से हो जाए, तो हमारा तो कस्टमर ही गया। फिर कंपैटिटिव डिसएडवांटेज। कंपैटिटिव एडवांटेज किसे कहते हैं कि कंपैटिटर के ऊपर हमें क्या एडवांटेज हासिल है, हम कंपैटिटर से बेहतर कैसे हैं। अब जाहिर सी बात है, एक काम हम अपना नहीं कर रहे, तो ये हमारी कंपैटिटिव एडवांटेज तो ना हुई। हमारा कंपैटिटर अपना काम खुद कर रहा है, अपना ब्रांड डेवलप कर रहा है और हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं, तो कंपैटिटिव डिसएडवांटेज होती है। तो ये वो चीजें हैं जो नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं मेक बाय के। मेक के नहीं, बाय के, आउटसोर्स करने। इसका फायदा भी है, पेपर में एक दफा आ गया, दो फायदे लिखो। इसका फायदा ये है कि आप ऐसा करो कि भाई अपनी मेन काम के ऊपर तवज्जो दो। जिन जो आपका मेन काम ही नहीं है ना, वो आउटसोर्स कर लो। जैसे मैं कहता हूं कि आपकी एक फैक्ट्री है, आप उसमें काम कर रहे हो। अब फैक्ट्री के अंदर जो आपके बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, अब अपना गार्ड खुद ना खड़ा करें, सिक्योरिटी कंपनी को कहें, वो आपको गार्ड प्रोवाइड कर देगी। अब ये सिक्योरिटी कंपनी की सरदर्द है, वो आपको गार्ड यानी उसकी सैलरी कितनी देती है, उसके खाने पीने का क्या ख्याल रखती है, आपकी सरदर्द नहीं है। आप अपने काम पे तवज्जो दोगे। या ऑडिट का काम, अकाउंट्स का काम
एडमिनिस्ट्रेशन का काम, एक मैन्युफैक्चरर वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा तो फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेगा? लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ये है कि आप अपनी कोर कंपिटेंस कहते हैं जो मेन आपका काम है आप उस पर तवज्जो दें, बाकी काम आप आउटसोर्स करवा लें, ये एक फायदा है। फिर वो कहते हैं एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, कि हम जब अगर अपना काम करेंगे, जैसे हम ऑडिट लोग क्यों करवाते हैं, खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, तो ऑडिट करवाने के लिए वो एक्सपर्ट बुलाते हैं। कहते हैं कि ये होता है कि आप अपनी कोर कंपिटेंस पे काम करें, और जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो वो एक्सपर्ट टीम बुला लें ताकि वो भी बेस्ट काम कर ले। तो ये 2 फायदे हैं और 5 उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और ये पेपर में कई बार आ चुके हैं, और इवन के ऑटम 24 के अंदर भी ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया हुआ है। ओके होगी बात। अब हम देखते हैं कि मेक और बाय में करते कैसे। मेक और बाय में 2 तरीके होते हैं हल करने के। मतलब एक है मेक, खुद बनाना, इसे बोलते हैं इन हाउस प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शन। एक है बाय, आउटसोर्स करना। अगर आप इन हाउस प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेना, और आप इसकी भी वेरिएबल कॉस्ट निकाल, यानी इसकी भी कॉस्ट निकाल लेना, इसकी तो कॉस्ट गिवन होती है मोस्टली। अब देखना कि हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। पहला कॉस्ट फाइंड करना, दूसरा एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट कैसे आएगा? डिफरेंस लेकर। फिर आपने तीसरे नंबर पर लिखना है आपके पास लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। आप कहेंगे इसमें भी लिमिटिंग फैक्टर आ गया, और भाई लिमिटिंग फैक्टर ना होता तो सारा खुद ना बना लेते, क्या जरूरत है बाहर से खरीदने की? तो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लेंगे उसी तरह से। फिर नंबर 4 एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो, और कॉस्ट सेविंग भी उसको बोल सकते हो। अगर बनाओगे तो कॉस्ट सेविंग बोलोगे, अगर खरीदोगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बोलोगे, क्योंकि खरीदने पे हमेशा ज्यादा कॉस्ट लगती है बनाने की निस्बत। तो अगर बनाओगे तो आप कहोगे मेरी कॉस्ट सेव हो रही है, और अगर खरीदोगे तो आप कहोगे एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। आई कैप अपनी बुक्स के अंदर ज्यादातर जो सवाल हल करता है ना, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ करता है। कॉस्ट सेविंग के साथ भी वही काम, वही है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम रैंक कर लेंगे। ठीक होगी बात। एक सवाल करते हैं, दोबारा सुन लें। पहले दोनों की कॉस्ट का पता करेंगे, फिर उन कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे, फिर डिफरेंस के बाद लिमिटिंग फैक्टर, और लिमिटिंग फैक्टर पर डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। फिर हम देखेंगे कि अगर हम खुद बनाते हैं तो कॉस्ट सेविंग कितनी होती है, और अगर बाहर से खरीदते हैं तो किसमें पड़ेगी। गॉट इट? चलें जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल पहले, और अभी मैंने 2 छोटे छोटे से सवाल आपको करवाने हैं, और फिर बड़े बड़े से सवाल आपको देने हैं। फिर आप एक दफा तंग होंगे, मुश्किल आएगी, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आपको वो ज्यादा अच्छी समझ लगते हैं। क्योंकि अगर मैं बताता जाऊं ना तो कॉस्ट आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन कॉस्ट तो मुश्किल है, तो इसलिए मुश्किल लगनी भी चाहिए। तो इस तरह से ये होता है कि आप पेपर में ना कुछ कर जाते हो। अगर मैं आपको बताता जाऊं ना तो स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी, आप खुद कैसे सोचोगे। तो इसलिए मैं बार बार क्यों कहता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे अच्छा तरीका पास करने का कि एक दफा आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक होगी बात। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब रिजवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, जे, एस और ए। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, RMC is facing difficulty in all units. The maximum machine hours 50,000 available. तो क्या लिमिट हुई? मशीन आवर्स। फिर कहता है डिमांड उसने बता दी, सवाल वैसे ही होगा, मशीन आवर्स पर यूनिट बता दिए, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन भी बता दी,
और वेरिएबल परचेज कॉस्ट भी बता दी। क्या था बताओ, कौन सा खुद बनाओगे, कौन सा खरीदोगे? तो सबसे पहले आपने वही पुराना काम करना है। प्रोडक्ट के नाम क्या है? JSA। JSA। सबसे पहले आप ना ऐसा कर लें कि फाइंड कर लें परचेज कॉस्ट। ये जरूरी नहीं कि परचेज कॉस्ट, आप प्रोडक्शन कॉस्ट भी लिख सकते हो। परचेज कॉस्ट कितनी आ रही है? 90, 120, 140। 90, 120, 140। प्रोडक्शन कॉस्ट, और लेनी हमेशा वेरिएबल है। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? 60, 100, 120। 60, 100, 120। एक्स्ट्रा कॉस्ट किसके लिए भला? खरीदने पे आ रही है एक्स्ट्रा कॉस्ट या बनाने पे आ रही है? खरीदने पे। एक्स्ट्रा कॉस्ट परचेज करने पे 30, ये कितना आ गया? 20, और ये कितना आ गया? 20। फिर हम क्या लिखते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर कौन सा भला? मशीन आवर्स। एक यूनिट को बनाने के लिए हमेशा पर यूनिट लेते हैं। 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे चाहिए। 4, 3 और 2। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, हाँ जी, 30 डिवाइडेड बाय 4, 7.5। 20 डिवाइडेड बाय 3, 6.7। 20 डिवाइडेड बाय 2, 10। एक्स्ट्रा कॉस्ट खरीदने पे या बनाने पे? खरीदने पे, आउटसोर्स करने पे। अच्छा, अगर आपने आउटसोर्स करना है तो ज्यादा कॉस्ट वाला आउटसोर्स करोगे या कम कॉस्ट वाला आउटसोर्स करोगे? अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट, अगर खरीदेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, और अगर बनाएंगे तो सेविंग होगी। दोनों बात सोच सकते हैं। बनाएंगे तो इतनी कॉस्ट सेव हो जाएगी, और अगर खरीदेंगे तो इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो जनाब आप रैंकिंग कर लें। आउटसोर्स की रैंकिंग करनी है पहले तो आउटसोर्स की कर लो। आई कैप आउटसोर्स की रैंकिंग पहले करता है। अब ये तो आउटसोर्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, तो भाई जिसकी सबसे कम कॉस्ट आएगी पहले उसको आउटसोर्स करना, क्योंकि कॉस्ट आ रही है ना। तो कॉस्ट कौन सी पहले? जिसकी कॉस्ट कम, फिर उसके बाद सेकंड रैंक, और उसके बाद थर्ड रैंक। और अगर आपने रैंक करना है इन हाउस प्रोडक्शन का, खुद बनाने का, तो फिर किसकी रैंकिंग पहले करोगे? जिसकी ज्यादा कॉस्ट सेव हो रही है। तो ज्यादा कॉस्ट इसकी सेव हो रही है, फिर उसके बाद इसकी कॉस्ट सेव हो रही है, और उसके बाद इसकी। तो अगर डायरेक्ट करना है ना, जो आउटसोर्स की रैंकिंग होती है इन हाउस प्रोडक्शन की बिल्कुल उल्टी रैंकिंग होती है। जो इन हाउस की रैंकिंग होती है वो आउटसोर्स के बिल्कुल उल्टी होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। लो जी, रैंकिंग होगी हमारी। अब हमने जो सवाल हल करना है, हमने सवाल करना है कि हम कौन सा बनाएंगे। तो उसके लिए इन हाउस प्रोडक्शन की रैंकिंग लेंगे, आउटसोर्स की रैंकिंग नहीं लेंगे, क्योंकि हमने तो खुद बनाना है ना। तो हम जो हम बना सकते हैं वो हम बनाएंगे, फिर जो नहीं बन पाएंगे हमसे वो हम आउटसोर्स कर। तो इसका तरीकाकार चेक करें जरा। यहां पर हम लिखेंगे टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल और यूनिट। तो आए जनाब, सबसे पहले तो कितने मशीन आवर्स अवेलेबल थे? 50,000। डन। पहली रैंकिंग किसकी है? ए की। जीएसए है ना, तो पहली रैंकिंग ये ए की आ रही है। ए की कितनी डिमांड है? ए की डिमांड है जनाब 10,000 यूनिट, और 2 घंटे लगते हैं। 10,000
मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000। यूनिट कितने बन गया? 10,000। सॉरी, यहां पर यूनिट नहीं लिखने, माजरत, यहां पर लिखना है मेक बाय, मेक और बाय यूनिट्स। फिर उसके बाद किसकी रैंकिंग आ रही है? जे की। जे के कितने यूनिट हैं जनाब? 6,000 और 4 घंटे लगते हैं। 6,000 हमारे पास बच गया 30,000 घंटे, मल्टीप्लाइड बाय 4, 24,000 और यूनिट कितने बन गया? 6,000। अब हमारे पास बच गया 6,000 घंटे। कितने घंटे बच गए? 6,000 घंटे। और हमने बनाना है एस। अब एस तो पूरा बन ही नहीं सकता, हम खुद तो नहीं बना सकते, तो हम ये देख लेंगे कि हम कितने यूनिट बना सकते हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 3। एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए और हमारे पास 6,000 घंटे हैं, तो डिवाइडेड बाय 3, तो ये 6,000 घंटे आपके खत्म हो गए। और इससे यूनिट कितने बच गए? 2,000। 2,000 हम खुद बना लेंगे। डिमांड कितनी है? डिमांड है 8,000 की। 2,000 हम खुद बना लेंगे, 6,000 बाय कर लेंगे। अब हमने क्या डिसीजन देना है? मेक और बाय। मतलब जो एस होगा वो 2,000 तो हमारी कैपेसिटी में बन रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले करते थे। जो बच गए लिमिटिंग फैक्टर में उन्हें छोड़ देते थे, इसमें हम बाय कर लेंगे। ठीक होगी बात समझ लगी? पहले क्या करना है? कॉस्ट का डिफरेंस लेना है, लिमिटिंग फैक्टर पर कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। ये आप पहले आउटसोर्स या इन हाउस की प्रोडक्शन को देख सकते हैं। प्रोडक्शन करनी है तो कॉस्ट सेविंग को दिमाग में रखना कि कॉस्ट सेव मेरी कितनी हो रही है, और अगर आउटसोर्स करना है तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है। जब कॉस्ट की बात करूंगा तो मिनिमम रैंकिंग से स्टार्ट करूंगा, और सेविंग की बात करूंगा तो मैक्सिमम सेविंग से रैंकिंग करेंगे। डन। अगला सवाल, 2 सवाल करते हैं इसके और फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और उसके बाद फिर बड़ा लेक्चर होगा। पहले तो ये थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन होता है। चलिए जनाब, क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि आपके पास एक जॉब को हल करने के लिए ये गिवन। अब क्वेश्चन को उसने सिर्फ स्टाइल चेंज किया है, जो चीजें रो बताता था वो कॉलम बना ली है, जो कॉलम फॉर्म में देता था वो रो बना दी, बस। ये जॉब है आपकी, ये है वो डिमांड, ये है वेरिएबल कॉस्ट, और ये है अगर बाहर से काम करवाते हो तो। क्वेश्चन तो हो गया। और आपके पास 8,000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, बस। डन। अब सिर्फ क्वेश्चन करना है, बाकी कुछ भी नहीं। ये बाकी जो चीजें लिखी हुई है ना, बस कहानी लिखी हुई है कि भाई अगर हम बाहर से सब कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमें इतनी कॉस्ट पड़ सकती है, कम या ज्यादा। अब सवाल ये है कि हमने खुद काम करना है, खुद कितना कौन कौन सा काम करना है, और बाहर से कितना कितना काम करवाना है। तो वही काम पहले डेली ऑफिस क्लीनिंग, इंटेंसिव क्लीनिंग और माइनर रिपेयर। मतलब अगर हम बात करते हैं डेली ऑफिस क्लीनिंग, ये एक जॉब है या यूनिट नहीं, जैसे होते कहते थे डेली ऑफिस क्लीनिंग, इंटेंसिव क्लीनिंग और माइनर रिपेयर। कॉस्ट किसकी लिखनी है? बाहर वाली लिखनी है, आउटसोर्स की कॉस्ट। ये जरूरी नहीं है कि आपने किसको पहले लिखना है, आउटसोर्स कॉस्ट। जनाब ये आउटसोर्स कॉस्ट आ रही है पर जॉब 80, 150, 100, 80, 150, 100, और खुद करने पे कॉस्ट इन हाउस 60, 108 और 56, 60, 108 और 56। एक्स्ट्रा कॉस्ट या कॉस्ट सेविंग 20, 42
44। अब लिमिटिंग फैक्टर है जनाब लेबर, 4 घंटे एक जॉब पे, 6 घंटे और 3 घंटे, 4, 6 और 3। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर 5, 7, 44 डिवाइड बाय 3, 14.7। अब कॉस्ट को देखना है आउटसोर्स, रैंकिंग आउटसोर्स। तो कॉस्ट सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है कि कम कॉस्ट आएगी उसकी रैंकिंग पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और रैंक इन हाउस सर्विस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमने इन हाउस की करनी होती है डिसीजन मेकिंग, तो इन हाउस से ही शुरू करेंगे। डाल लो की बात। हाँ, इसमें भी ये आ सकती है कि ये वाली चीज आपने खुद ही करनी है, फिर बाहर से रैंकिंग करनी। अब इस सवाल के अंदर भी ऐसा हो सकता है, कहता है देयर आर 8000 hours, the services that should be subcontracted would be analyzed. The company can do all 3 types of job more cheaply with its own staff by hiring the subcontractor. However, provided that in earn more than 80 या 150 या 100, कहता है इनसे वो ज्यादा कमा सकता है अगर खुद करता है। It is profitable to ask the subcontract to make up the shortfall in house. कहते हैं अगर हमारे पास शॉर्टफॉल है ना, 8000 घंटों में काम नहीं होता जितनी हमें जॉब मिली हुई है, फिर हम बाहर से करवा देंगे। तो सबसे पहले किसकी रैंकिंग है? सबसे पहले किसकी रैंकिंग है? सी की, मतलब एंड वाले की। तो वही बात, टोटल अवेलेबल इन हाउस में एक ना लिख देना क्योंकि ये सर्विस देनी है, और आउटसोर्स। हमारे पास 80,000 घंटे हैं या 8,000 है? 8,000। तो सबसे पहले हमने माइनर रिपेयर खुद करना है। माइनर रिपेयर कितनी जॉब मिली है माइनर रिपेयर की? 640 मल्टीप्लायर बाय कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। तो कितने घंटे गए? 640 मल्टीप्लायर बाय 3, 1920। 8000 में से 1920 माइनस कर दो, 6080। ओके, फिर उसके बाद सेकंड रैंक किसका है? इंटेंसिव क्लीनिंग का। उसकी कितनी जॉब्स मिली हैं आपको? 400, और 6 घंटे लगते हैं। 400 और 6 घंटे 2400। सारी जॉब हम खुद कर लेंगे, तो माइनस 2400 करो तो 3680। अब आ जाते हैं हमारे पास जो ऑफिस क्लीनिंग है। अब ऑफिस क्लीनिंग ऑब्वियसली ये बात कंफर्म है, 1500 जॉब मिली है, तो 1500 जॉब इस टाइम में नहीं होगी, इसलिए तो सोच रहे हैं। तो एक कितनी चाहिए? 4 घंटे चाहिए। तो 4 पे डिवाइड कर दो तो कितना हम खुद कर सकते हैं? डिवाइडेड बाय 4, 920 जॉब्स हम खुद कर सकते हैं। टोटल 1500 का ऑर्डर है, तो माइनस कर देते हैं 1500 में से 920, तो 580 जॉब्स आउटसोर्स कर लेंगे। लो मेरे भाई, ये हमारा सवाल था मेक और बाय का, मतलब खुद करना या बाय से करवाना। अब अंग्रेजी की जोड़ तोड़ तो आएगी सवालों के अंदर, लेकिन फोकस से करना काम, इंशाल्लाह अकाउंटिंग इसी दफा पास हो जानी है। ठीक है, अब आपने जो क्वेश्चन करने हैं ना खुद से, 8वां क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10, ये तो तीनों करने ही करने हैं ना। 2 क्वेश्चन और कर देना। ठीक है, एक आप करना है मेरे भाई, ये पहला सवाल ट्राई करना, ये ऑटम 24 में आया हुआ है। अब देखिए ये 4 नंबर का सवाल, आइडेंटिफाई ब्रीफली एक्सप्लेन 2 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सपोर्ट के और अपोज के, मतलब 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव बातें।
पॉजिटिव तो हो गया ना कि हमें स्पेशलाइज एक्सपर्ट से काम करना हो जाता है और हम कोर कंपिटेंस पे फोकस करते हैं। नेगेटिव बातें क्या है, कंट्रोल लूज हो जाता है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उसके बाद हमारी कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो जाती है। इस तरह से आप 2-3 बातें लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का मसला भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट का इशू भी आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने लाजमी ट्राई करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 लेक्चर सुनने से पहले, अगला लेक्चर सुनने से पहले क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी ट्राई करना है। जुपिटर लिमिटेड वाला है और ये है मेरे भाई अटेम्प्ट है ऑटम 22 की 14 नंबर का सवाल आया। इसमें भी देखें नॉन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आउटसोर्सिंग। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 14 लिली वाला दोबारा कर, क्वेश्चन नंबर 14 ये अब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सवाल और बेसिक एग्जांपल अगला लेक्चर सुनने से पहले इसको हल करना है कंप्लीट। फिर कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये 30 सवाल करवाने हैं और एक मैंने इलस्ट्रेशन भी करवानी है बहुत अच्छी, ठीक है मेरे भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज।